यही आज स्थिति मोदी सरकार की है। जिस मोदी की सिगुफा के ऊपर में लोगों ने मोदी के समर्थन में बड़ी संख्या में वोट दे करके उनको राजा बना दिया, आज वही जनता दुखी है। आज वो जनता जो महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो पर्यावरण है, गुलामों को, देश की जो जनता जो मोदी भक्ति कर रही है, उस मोदी भक्ति से निकाल करके उसको देश का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कैसे हो रहा है, देश के संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है, देश के जो सर्कमस्टांसेज हैं, देश की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उन सारे आंकड़ों को, उन सारे स्टेटमेंट्स को जब हम एक साथ उनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे, तब देश की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है, मैं आरटीआई सेवक हूं जी। देखिए, सबसे पहले आदमी को ना विषय की गहराई में जाना चाहिए। शुरू में मैं समझता हूं जहां तक कि भारत की जो जनता है ना, वो अभी भी बहुत मामलों में अनभिज्ञ है। वो इनोसेंट जनता हमेशा इनोसेंट होती है। जब उसको अबोध होता है तो वो अनिर्णय की स्थिति में होती है। गलतियां होती है, इंसान से ही गलतियां होती है, लेकिन जब उसका ज्ञान बढ़ता है, जब चीज़ों की गहराई को समझता है, जब उस विषय की गर्त में जाता है, जब वो भुक्तभोगी होता है, जब पीड़ा होती है, तब वो अपना डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर होती है। तब उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस पार्टी ने, इस नेता ने मुझे छल लिया। यही आज स्थिति मोदी सरकार की है। जिस मोदी की सिगुफा के ऊपर में लोगों ने मोदी के समर्थन में बड़ी संख्या में वोट दे करके उनको राजा बना दिया, आज वही जनता दुखी है। आज वो जनता जो महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो पर्यावरण है, इन सारे विषयों के ऊपर में आप देखिए, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर में अभी कोरोना गुजरा है। अभी अब देखिए कि एक से एक ज्वलंत बिंदु हैं जिन पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें भाजपा हराओ अभियान का मैंने प्रण क्यों किया। इसमें सब मैंने भी किया है जी। मोदी को हराया जा सकता है जनता के द्वारा, और जनता उनके पीछे है। देखिए, मैं इसके प्रश्न के, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में एकमात्र ही बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का वो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। सवाल उठता है कि जनता पावरफुल है, जनता ही मालिक है, और जनता भी ना आज गुलामी की पोजीशन में है, वो भी गुलाम है। कैसे? गुलामी का मतलब केवल जंजीरों में जकड़ी हुई गुलामी ही गुलामी नहीं होती। अब मैं बता रहा हूँ कि उसके बावजूद वो गुलाम है। वो कैसे गुलाम है वो मैं बता रहा हूँ। गुलामी कई तरह की होती है, केवल जंजीरों में जकड़ी हुई गुलामी ही गुलामी नहीं होती। वैचारिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पर, कुछ लोग भाषा के नाम पर, कुछ लोग प्रांत के नाम पर, कुछ लोग पैसे के कारण, कुछ लोग सामंतवादी मानसिकता होने के कारण इस तरह की गुलामी में जी रहे हैं। वो दूसरे को मनुष्य समझते ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक जो वर्ग विभेद है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं एक जाति का रहने वाला दो व्यक्ति एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। उसमें जमीन के लेकर के, उसमें अधिकार को लेकर के लड़ाइयाँ होती है, तो कहाँ जाति में एकता हुई? या एक कम्युनिटी बेस्ड पे ही लड़ाई होती है? क्या मुसलमान का दुश्मन नहीं है? क्या हिंदू का दुश्मन नहीं है? तो दीज आर द पॉलिटिकल एजेंडा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा कि जब हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस सरकार बना सकती है, पोलराइजेशन कर सकती है, ध्रुवीकरण कर सकती है, तो भाजपा के जो वोट देने वाले हैं वो मात्र 32% है, या 36 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट, ठीक है, तो 30 के आसपास आप देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 68% अभी भी लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको। तो वो जो 68% को अगर जोड़ लिया जाता है, 68% जो इनको वोट दिया ही नहीं, वो एक बड़ी संख्या है। लेकिन फिर भी आपके साथ तो कभी नहीं है ना साहब। मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए, अनहोनी को ना कोई नहीं जानता, और राजनीति हमेशा प्रयोगों का चीज है, ऐसा माना जाता है। के साथ है ना। अब मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी, कौन जानता था कि आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाएगी? नहीं जानता था ना। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और बड़े तो खत्म हुई ना, कांग्रेस का वोट गया ना। मैं क्या तो कोई नुकसान नहीं। एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजनीतिक, एक से एक राजनीतिक पंडित
एक से एक थिंक टैंक ने ये भविष्यवाणी की थी, नहीं भाजपा को तो कोई हरा ही नहीं सकता, कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन सभी राजनीतिक सारा सर्वेक्षण फेल्योर हो गया ना, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई ना, ठीक उसी तरह से एमसीडी इलेक्शन में भी एकदम अखंड राज रहेगा। लेकिन बीजेपी को हरा दिया ना, बीजेपी ने कितना प्रोपेगेंडा किया आप देख लीजिए। एमसीडी के इलेक्शन में मेयर बनने को लेकर के माने पूर्ण बहुमत के होने के बावजूद आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दे रहा था उसको। सुप्रीम कोर्ट के शरण में इस मामूली बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा आदमी इस लोकतंत्र में? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? ये तो एक तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए अडानी प्रकरण। आप देख लीजिए कि किस तरह से एक जो आदमी है जो 493 पोजीशन जिसका था वो नंबर 2 का अमीर बन जाता है, और उस नंबर 2 के आदमी का औकात ये है कि वो देश का बड़ा टैक्स पेयर नहीं है। एक मिनट आपके पास भी तो कोई ऐसा विजन नहीं है ना। हाँ। जिस तरह से मोदी ने विजन पेश किया, बीजेपी ने, आरएसएस ने, कि वो बहुत कुछ देने जाएंगे। देखिए, आप लोग क्या देंगे? आप बता रहा हूं, अभी जनता हमेशा महत्वाकांक्षी होती है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पुआल की आग जो है स्टेबल नहीं होती। गुब्बारा का जो बैलून होता है वो फूल अवश्य जाता है, लेकिन उसमें सुई अगर एक जरा सा भी चुभा दिया जाए ना, सारा उसका हवा निकल जाता है। यही हाल मोदी सरकार का होगा। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में भी एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था इंडिया शाइनिंग। केवल इंडिया एकदम चमक रहा है ये दिखाया जा रहा था, वो केवल मीडिया में दिखाया जा रहा था। वो प्रचार और प्रसार और पीआर एजेंसी का माया जाल था। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, जो चीज आप दिखा रहे हैं कि इंडिया चमक रही है, और वास्तविकता ये है कि आप महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हो, आप जो है सरकारी कर्मियों का जो क्या कहते हैं वेतन बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीबी का आंकड़ा है, क्राइटेरिया है, उस आंकड़े में चेंजिंग ही नहीं कर रहे हो। व्हाट इज नॉनसेंस? आप बताइए, 32 रुपया में गुजारा हो सकता है क्या? 32 रुपया में नाश्ता भी नहीं हो सकता, और 32 रुपया में आप कहते हो कि 32 रुपया से नीचे गुजारा करने वाला ही गरीब है। एक आदमी अगर न्यूनतम भी दाल रोटी भी खाएगा तो कम से कम 100 रुपए का खर्चा है। तो सबसे पहले गरीबी की जो ये रेखा है यही बदलनी चाहिए। आज तक क्यों नहीं बदली? सरकारें बदल रही है, एमएलए एमपी का जो ये क्या कहते हैं जितना भी वेतन है भत्ता है वो बढ़ रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बढ़ रहा है, लेकिन वो यथावत है। ये क्या आपको अन्याय नहीं लग रहा है क्या? सबसे प्रश्न बड़ा। और जैसे ही ये क्राइटेरिया बदलेगा, गरीबी रेखा का आंकड़ा बदलेगा, उसको 32 रुपए से कम 100 रुपए के अंदर में किया जाएगा। जानते हैं, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। आपको तब पता चलेगा कि देश की 80% आबादी गरीब है। आप तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, और यह देश के अंदर इस समय हिंदू या मुसलमान की जो बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप कहाँ इसमें शामिल हैं? क्षमा करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डॉक्टर अंबेडकर की लाइन को मेरा लाइन नहीं है। गुलामों को, देश की जो जनता जो मोदी भक्ति कर रही है, उस मोदी भक्ति से निकाल करके उसको देश का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कैसे हो रहा है, देश के संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है, देश के जो सर्कमस्टांसेज हैं, देश की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उन सारे आंकड़ों को, उन सारे स्टेटमेंट्स को जब हम एक साथ उनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे, तब देश की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा। देश की जनता जिस दिन जान जाएगी, जागृत हो जाएगी, सरकारें बदल देगी। ये मेरा पूरा प्रण विश्वास है। मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले समय में देश के तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग पूरी प्रणाली पर मैंने 8 साल रिसर्च किया है। मैं देश का आरटीआई ऐसा एक्टिविस्ट हूं, 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल कर चुका हूं। कभी किसी दिन हमारे घर पे आइए, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा कि संघर्ष कैसे होता है और क्रांति कैसे होती है, और बिना हवाई बात नहीं करता। मैंने काम किया है। अभी तक अपने अभाव के जिंदगी में रहते हुए भी अपनी कमाई का मैक्सिमम परसेंटेज 7 से 8 लाख रुपया केवल और केवल आरटीआई के मूवमेंट पर मैंने खर्चा किया है। अगर कोई एक व्यक्ति 8 लाख रुपया अगर आरटीआई के मूवमेंट पर खर्चा किया है, उसका उद्देश्य पावन है, और उसका उद्देश्य है कि देश में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आज तो सबसे पहले मोदी सरकार में ट्रांसपेरेंसी की हत्या हो रही है। अभी केंद्र सरकार एक नई बिल लाने जा रही है जिसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन बिल। डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई एक्ट की पूरी हत्या की जा रही है। ये मैं आपको बता दूं, आपको कोई डाटा मिलेगा ही नहीं। अभी आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप किसी भी चीज का डाटा किसी भी विभाग से आप ले सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल इसलिए लाया जा रहा है कि आरटीआई एक्ट की पूरी हत्या हो जाए। वो सीधे कहेंगे कि ये डाटा है, ये सीक्रेट है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। तो फिर आरटीआई एक्ट का औचित्य कैसे हो गया? एक कानून क्या दूसरे कानून का उल्लंघन कर सकता है क्या? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये जानबूझ के साजिश की जा रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड कहता है कि हम आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप अगर ट्रांसपेरेंट है, आपकी निष्ठा अगर ट्रांसपेरेंट है, तो आरटीआई एक्ट के दायरे में क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है।
दूसरा इसका कारण मैं बता रहा हूं कि पीएम केयर फंड पे प्रधानमंत्री का अशोक स्तंभ का इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है, उसके जो मेंबर हैं वो वित्त मंत्री हैं, क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर है। ऐसी स्थिति में आप ही मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री खुद इसके चेयरमैन है, क्या ये प्रधानमंत्री को समझता है प्रधानमंत्री चोरी कर लेंगे उसमें? अरे भाई, मैं सीधे कह रहा हूं, मैं चोरी करना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सरकारी नहीं है। मैं तो इस चीज को झुठला रहा हूं आपको। ये तो बाद का विषय है। मैं तो सबसे पहले आपके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है सरकारी नहीं है। ये तो पूर्णतः सरकारी है, और आप कह रहे हैं कि गैर सरकारी है। अगर आप कहते हैं कि गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी के ऊपर में भी प्रश्न उठता है कि गैर सरकारी जो भी एनजीओ होती है उसको भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। धारा 1860 एक्ट के अंतर्गत में एनजीओ को भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। नहीं तो कोई भी आदमी किसी से चंदा मांगना शुरू कर देगा। तो आप ना गैर सरकारी संस्था है, ना सरकारी संस्था, तो फिर है क्या? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, अभी तक मीडिया में ये प्रश्न उठा ही नहीं है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। कोई भी गैर सरकारी संस्था gov.in का उपयोग नहीं कर सकती, nic.in का उपयोग नहीं कर सकती। ये केवल सरकारी एजेंसी ही कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और पीएम केयर फंड का आप वेबसाइट देखिए, उसका ईमेल देखिए, उसमें सारा का सारा gov.in का उपयोग हो रहा है, nic.in का उपयोग हो रहा है, जो गवर्नमेंट की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार का नहीं है? प्रधानमंत्री का अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकारी नहीं है? और जब सरकारी ये है, जब सब इसका ये कर रहा है, तो आप आरटीआई एक्ट के दायरे में इसको क्यों नहीं रखे हुए हैं? ये तो आपकी मनमानी हो गई। ये वही वाली बात होगी कि खाता ना बही खाता नहीं। मैं ये हमारा बहुत बड़ा इशू है, और 2024 के इलेक्शन में मैं इस पॉइंट पर मोदी सरकार की पूरी घेराबंदी करने की क्षमता रखता हूं। डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से मैं मोदी सरकार की योजनाओं को, एक योजनाओं का मैंने मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं। मोदी सरकार की जो एक प्रमुख योजना है वो क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। खुद प्रधानमंत्री के जो अपने गोद लिया हुआ गांव है, उनके आदर्श ग्राम योजना का जरा सर्वेक्षण करके आइए, फिर मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा।